गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग न्यूक्लियोसोम को करेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। देखिए, जब हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर किया तो हमें देखा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। अपने हेलिक्स पे वो कॉइल करता है। ठीक है, तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीएनए की जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम अपने डीएनए को, एक टिपिकल मैमेलियन सेल के डीएनए को अगर हम सीधा करके देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स लंबा डीएनए का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब एक बात सोचो कि जो न्यूक्लियस है वो आपका कैसा है। वो आपका एक बहुत ही छोटी सी जगह है, हमें सेल नहीं नजर आता नेकेड आई से। ठीक है, तो सेल का न्यूक्लियस कितना छोटा होगा ये आपको अंदाजा लगा सकते हो। अब उस न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर्स लंबा डीएनए को रखना है। डीएनए आपका कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर। तो इस माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लंबी अगर कोई चीज रखनी है तो बड़ी अच्छी तरीके से फोल्डिंग करनी पड़ेगी हमें, तभी वो अकोमोडेट हो सकता है और पॉसिबल है। न्यूक्लियस 10⁻⁻⁶ मीटर छोटा और डीएनए 2.2 मीटर तकरीबन लंबा है ना। तो इस चीज के सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, नेचर ने क्या किया, एक अच्छी सी पैकिंग करी और उस पैकिंग की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। जैसे हम लोग अपने कपड़ों को अलमीरा के अंदर तय बना के रखें तो ज्यादा स्पेस दिखाई देती है और वो अकोमोडेट हो भी जाते हैं, और बिना तय के कपड़े अगर हम अपने किसी भी स्पेस में रखते हैं तो वहां पे कम आता है। ठीक है, यानी कि फोल्डिंग बहुत मैटर करती है। तो इसी फोल्डिंग को करने के लिए हमने बनाए न्यूक्लियोसोम्स। अब जैसे कि जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर जो है, या फिर आप ये कहो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो 2.2 मीटर लंबा है। उसको हमने अगर हम लपेट दें किसी तरीके से, जैसे कि आपके घर में होती है रील, होती है ना जो मम्मी सिलाई मशीन में रखती है, रील की गिट्टी देखी है, उसका जो धागा है वो कई मीटर लंबा होता है, लेकिन रील को देख के पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर इतना लंबा धागा लिपटा हुआ है। यानी कि जो वो लिपटना है, कॉइलिंग है उस धागे की, वैसे ही कुछ कॉइलिंग अगर हम डीएनए की भी कर दें तो ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ऊन का गोला देख लो, ऊन का गोले के अंदर कितना मीटर ऊन होती है, लेकिन स्पेस कितना कम हो गया। किस लिए हुआ? क्योंकि वो हमने अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में कॉइलिंग कर दी उसकी, एक एक्सिस के राउंड अबाउट। अब रील की गिट्टी के अंदर एक कागज का एक गोल गोल सा होता है ना, एक, उसी के चारों तरफ तो आप उसे घुमाते हो। तो अब यहाँ पर डीएनए को जब हम घुमाएंगे तो उसको भी कोई एक्सेस चाहिए, किसके राउंड अबाउट घुमाओगे? तो यहाँ पर हमने हिस्टोन प्रोटीन्स लिए। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स बड़े खास प्रोटीन्स होते हैं, इनको हमने नाम दिया हिस्टोन प्रोटीन्स। आप लोगों ने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है हिस्टोन न्यूक्लियोसोम का, मैंने आप लोगों को सेंड किया था। मुझे बच्चों ने होमवर्क सेंड भी कर दिया है, पर कुछ स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं सेंड किया है। प्लीज वो सेंड कर दे। ठीक है, अपना काम को कंप्लीट कर लीजिए। रिटर्न वर्क तो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अगर जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट मैं जब स्कूल ओपन हो तो मैं आपका थ्योरी रिवाइज करवा सकूं। रिटर्न पार्ट में मुझे टाइम ना लगाना पड़े। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा बेटा, आपका बोर्ड क्लास है। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, बी सीरियस। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये इस वजह से होता है क्योंकि प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना है? अमाइनो एसिड से। तो कौन से अमाइनो एसिड्स इसके अंदर हैं और उन अमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन होती है वो कौन सा चार्ज लेके बैठा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका हिस्टोन प्रोटीन कैसे चार्ज्ड है। तो हमारे ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, इनके अंदर लाइसिन एंड आर्जिनिन ये बहुत ज्यादा होते हैं,
और इन लाइसिन और आर्जिनिन की जो साइड चेन्स हैं, अगर हम इनको केमिकली देखें तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेट जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बार बार पूछा जाता है कि डीएनए कैसे चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके से चार्ज है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है वो किसके अंदर रिच होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड उसके अंदर ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं। वो है आपके लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके, अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये 8 हिस्टोन गोल गोल प्रोटीन्स होते हैं। ये 8 प्रोटीन्स ना इकट्ठे हो जाते हैं और एक ऑक्टामेयर बनाते हैं। ऑक्टामेयर का मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8 होता है ना, तो 8 प्रोटीन्स का एक गोल सा एक एक्सिस बनता है अंदर का, उसको हम कहते हैं हिस्टोन कोर। क्या कहते हैं? हिस्टोन कोर या हिस्टोन ऑक्टामेयर। अब ये जो प्रोटीन्स है आप डायग्राम के अंदर देखो, 2 तो आपके हैं H2A के और 2 प्रोटीन्स हैं H2B के, 2 H3 के एंड 2 H4 के। ठीक है, तो ये जो 8 ऑक्टामेयर्स हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब ये जो ऑक्टामेयर बना इसके ऊपर आपका डीएनए जो है वो क्वाइल करता है, रैप करता है। ठीक है, अब देखो डीएनए इतना बड़ा है और ये हिस्टोन ऑक्टामेयर छोटा है, तो हमें एक से काम नहीं चलेगा, हमारे पास बहुत सारे ऑक्टामेयर्स बनेंगे। ठीक है, और उस हर ऑक्टामेयर पे आपका थोड़ा थोड़ा डीएनए की लेंथ क्वाइल कर जाएगी। अब देखो जब रील की गिट्टी आप नई लेकर आते हो ना, तो उसके ऊपर एक ना प्लास्टिक का एक छोटा सा पतला सा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है ना। वो किस लिए होती है? ताकि रील की गिट्टी खुल ना जाए, धागा उधड़ ना जाए उसमें से, है ना। उसी तरीके से अब ये जो बोल बनी हिस्टोन ऑक्टामेयर की, उसके ऊपर जो डीएनए रैप है वो खुल भी तो सकता है, वो ना खुले इसलिए एक सील भी लगती है उसके ऊपर, और वो कौन लगाता है? हमारा H1 हिस्टोन, एक और प्रोटीन। तो देखा जाए तो न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने हिस्टोन प्रोटीन्स हुए? 8 + 1, 8 ऑक्टामेयर के अंदर और एक बाहर, है ना। तो 9 तो टोटल प्रोटीन्स हुए। और अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्टामेयर में कितने प्रोटीन्स हैं, तो 8 प्रोटीन्स हैं। समझ में आई? इस तरीके से अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस का अपीयरेंस होगा उसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे गोल 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 हिस्टोन ऑक्टामेयर्स दिखेंगे, और उस हर हिस्टोन ऑक्टामेयर पे थोड़ा सा डीएनए रैप होगा। तो अल्टीमेटली हमें ये वाला डायग्राम दिखाई देगा। देखो कितना अच्छा एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ईएम का मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक पिक्चर दी है। ये देख रहे हैं बीडेड लाइक अपीयरेंस, धागे धागे से। ये जो बीडेड लाइक अपीयरेंस है ना, ये जो हमें धागे दिखते हैं इनको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। और यही क्रोमेटिन फाइबर्स जब सेल रेप्लिकेशन करता है ना, तो नॉट रेप्लिकेशन, सब जब सेल डिवाइड करता है तो यही क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं और कैसा शेप ले लेते हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके का शेप, और इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और ये जो हम दिखाते हैं ना, इसके अंदर यहाँ ये सब क्या है? अंदर पूरा ये क्रोमेटिन फाइबर्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ओके, तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स और ये क्रोमोसोम्स केमिकली अगर देखें तो दोनों सेम चीजें हैं, बस फिजिकल अपीयरेंस इनका डिफरेंस है। समझ में आया? अब ये जो बीडेड अपीयरेंस आ गया, इसको हम क्या कहते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा, और बीड्स तो धागे के अंदर जैसे मनिये पिरो दिए हों, तो हम ये बन गया हमारा क्या? न्यूक्लियोसोम। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई? कुछ तो डिस्कस कर लिए, कुछ और बता देती हूँ। ऑक्टामेयर में कौन से कितने हिस्टोन्स हुए और बाहर कौन सा हिस्टोन प्रोटीन हुआ। ठीक है, उसके बाद ये क्रोमेटिन हो गए। इसके बाद आपके ये यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से बीड्स होते हैं। ठीक है,
अब ये सारे के सारे आपको देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, यही जो है कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, यही कंडेंस होके आपके क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। उसके बाद देखो आप लोगों ने हेटेरोक्रोमेटिन सुना है ना जेनेटिक्स के अंदर। अब ये कह रहा है कि हर न्यूक्लियस के अंदर तकरीबन ये क्रोमेटिन फाइबर्स ना होते हैं, उन जिनके अंदर न्यूक्लियोसोम्स होते हैं तो ये लूजली पैक्ड होते हैं, उनको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। और कुछ क्रोमेटिन के फाइबर्स बड़े डेंसली हो जाते हैं, डेंसली स्टेन हो जाते हैं, बड़े गहरे रंग के दिखाई देते हैं, स्टेनिंग जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और उनको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है ना, इनके अंदर ना ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, 3 चीजें बस अभी आने वाली ही हैं, ठीक है, ये अभी आने वाली हैं। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, 1-2 टॉपिक को छोड़ के ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ओके, तो ये था, एक बीच में से टॉपिक रह गया था, नोट्स मैंने दे दिए हैं, आप लोगों ने लिख भी लिया है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो न्यूक्लियोसोम एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। और यहाँ पे देखो कुछ न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है कि जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव बेसिस के बीच में इतना गैप हमने डीएनए के अंदर ये किया था, ओके, और हमारे पास इतने नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स हमारे पास इतने होते हैं, तो हमने लेंथ कैसे निकाली है 2.2, इस तरीके से आपको इसी हिसाब से कोई वो और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, अब जैसे इन्होंने दे दिया ई कोलाई डीएनए के अंदर इतने mm लंबा है, द लेंथ ऑफ ई कोलाई इतना, ठीक है, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई, आपको लेंथ दे दी है। अब इस लेंथ को आप किसके अंदर, नैनोमीटर के अंदर कर लीजिए और उसको फिर डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं 1 टर्न से, तो ये बार मुझे आप निकाल के देखिएगा। ओके, तो चलो, तो ये हमारा न्यूक्लियोसोम कंप्लीट हो गया। इससे बाद हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।